औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। वैसे तो आज हम चैप्टर 3 अपना रूटीन से कर रहे हैं और मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपको मालूम है कि हम अपने लेक्चर से पहले यानी तालीम से पहले कुछ लम्हे तरबियत के लिए लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। तरबियत में मैंने शुरू से कामयाबी की तरफ चलने की तरफ, क्योंकि हम इल्म हासिल करते हैं, हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं और उसके पीछे सिर्फ़ एक मकसद, और वो है कामयाबी। हम कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हैं? अपने रब को छोड़ के। हमने रब की बताई हुई हदायत और अपने रब के बताए हुए जो आमाल थे उन्हें छोड़कर हम कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे रब ने कहा कि जब तुम मेरे बताए हुए असूलों पर चलोगे तो रिज़्क और कामयाबी दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। कामयाबी आके आपके पाँव चूमेगी। कामयाबी के लिए जो मैंने बच्चों को अहम तरीन बातें बताई थीं वो ये थीं कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करें, समझ लें। समझने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद जब ये दोनों चीज़ें किसी इंसान में शामिल हो जाएं तो एक वायरस पैदा होता है उस इंसान में। उस वायरस का नाम ओवर कॉन्फिडेंस है, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को माइनस करें। सिंपल सा फार्मूला बताया था कामयाबी का, सक्सेस का, कि अंडरस्टैंडिंग आप बहुत अच्छे तरीके से समझें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। इन दोनों चीज़ों के मजमूए के बाद एक वायरस पैदा होगा, उसको माइनस कर दें, ओवर कॉन्फिडेंस, और इस फार्मूले को मल्टीप्लाई करें ओबीडियंस के साथ, इताअत के साथ, फुर्माबरदारी के साथ। जब आप इताअत और फुर्माबरदारी करेंगे इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई, तो आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस, जितनी खुलूस के साथ आप इताअत कर रहे होंगे, क्योंकि आपने उसको मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई का रूल होता है वो डबल कर देते हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी कामयाबी को डबल करेगा। अगर आप 100 से करेंगे तो 100 टाइम आपकी कामयाबी आगे चली जाएगी। अब मसला ये है कि इताअत किसकी करें? 4 हस्तियां हैं जिनकी इताअत करने से हमें कामयाबी मिलेगी। पहली हस्ती जिसने आपको पैदा किया यानी कि अल्लाह। दूसरी हस्ती जिसके लिए हमारे रब ने हमें पैदा किया, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद वालिदैन की इताअत, और वालिदैन के बाद आखिर में उस्ताज़ा की इताअत। ये 4 हस्तियां ऐसी हस्तियां हैं जिनकी इताअत के बाद आपके कदमों में आकर कामयाबी गिरेगी। कामयाबी वो दुनिया की हो, कामयाबी वो आखिरत की हो, कामयाबी दीन की हो, और कामयाबी अगर कब्र में देखी जाए, कहीं पर भी कामयाबी देखी जाए, वो कामयाबी हर तरह की कामयाबी होगी और आपके कदम होंगे। यही तरीका है कामयाबी सीखने का, समझने का और कामयाब बनने का। अगर आप देखते हैं 313 लोग, कामयाबी 313 की बात हो रही थी, तो जब मैंने देखा 313 लोग 1000 के मुकाबले में, यानी कि ग़ज़वा बदर की बात हो रही है, वो आमने सामने हुए, तो वो 313 के पास अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस माइनस नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस माइनस किया हुआ था, लेकिन
इताअत फरमा बरदारी इन 4 हस्तियों की वो करते थे 313। तो 1400 साल से हम ये किस्सा, ये वाक़या हमारे सामने ये बात बता रहा है कि कामयाबी सिर्फ़ इताअत में और फरमा बरदारी में है। इसके बरक्स जब हम ग़ज़वा-ए ओहद की बात करें तो ग़ज़वा-ए ओहद में अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, उसके बाद प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, ओवर कॉन्फिडेंस माइनस भी कर लिया था, लेकिन जो सक्सेस थी वो फेलियर में बदल गई। वो क्यों बदली? और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह, वो इताअत और फरमाबरदारी को छोड़ना। जब तक आप इताअत और फरमाबरदारी करते रहेंगे और अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, आपने ओवर कॉन्फिडेंस माइनस किया हुआ है, समझ भी कुछ नहीं आ रही, इसके बावजूद आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने बहुत से तालिबे इल्मों को अपनी ज़िंदगी में देखा जिनको कुछ नहीं आता था, समझ नहीं आती थी, प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने जब देखा कि वो अपने उस्तादज़ा की एहतराम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ एहतराम से बात करते हैं और इताअत करते हैं अपने वालिदैन की, तो उनको मैंने कामयाब होते देखा है। तो यही मैसेज तमाम अज़ीज़ तलबा व तालबात के लिए कि इताअत और फरमाबरदारी यानी कि ओबीडियंस के साथ अगर इस फार्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कामयाबी होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन है, और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 19 का ए पार्ट किया था। ये सवाल भी बहुत ही अहम सवाल है और आसान भी बहुत है। द मीन सवाल है जनाब, जिसमें उसने दिया हुआ है द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। सपोज करते हैं वो नंबर जो हैं वो A, B और C हैं। R 3 नंबर हैं, उनका मीन कितना है वो बता दिया उसने, 72 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड, मालूम करें क्या चीज़, all the 3 numbers when, जबकि उसने कहा the mean of A and B is 45.5। ये था जी आपका बहुत ही अहम सवाल, अक्सर ये पेपर में भी आया करता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल में कहा गया है मीन 72 है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मीन इज इक्वल टू 72। दूसरी बात उसने कही ज्योमेट्रिक मीन 60 है, ज्योमेट्रिक मीन, तो साथ ही हम लिख देते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 60। अच्छा जी, ये जो दोनों चीज़ें हैं मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों 3 नंबर्स जो A, B और C के हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं A, B और C 3 नंबर हैं। उन 3 नंबर्स का मीन 72 है और इन्हीं 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन 60 है। यहाँ तक क्वेश्चन बता रहा है आपको। आगे कहते हैं फाइंड, मालूम करें क्या चीज़, ऑल 3 नंबर्स, यही तीनों नंबर्स मालूम करें, A, B और C की वैल्यूज़ मालूम करें। व्हेन, जबकि क्या है, जो उसमें पहले 2 नंबर हैं A और B, इनमें जो पहले 2 नंबर हैं उनका मीन उसने दिया हुआ है, यानी कि A और B
इनका मीन उसने दे दिया, मीन ऑफ ए बी इज़ 45.5। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये क्वेश्चन आपसे तकाजा करता है कि ये तीनों वैल्यूज़ आप मालूम करें। बाज़ औक़ात क्वेश्चन इस तरह होता है कि वो वैल्यूज़ आपको दे देता है, तीनों वैल्यूज़ वो देगा, आपसे मीन और ज्योमेट्रिक मीन मांगेगा, वो तो आपके लिए आसान है। लेकिन जब वो आपको मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू देने के बाद आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे? ये मीन सब बच्चों को मालूम हो चुका होगा कि कितने नंबर्स का मीन है, 3 नंबर्स का मीन है। 3 नंबर कौन से हैं? ए, बी और सी। हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जमा करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 72। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 72 इंटू 3। अब आपने क्या करना है? 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 216 ए प्लस बी प्लस सी ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपको अगर मालूम हो तो ए, बी और सी तीनों को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर ले लें 1/3 इज इक्वल टू 60। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हों उनका प्रोडक्ट और nth रूट। अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो क्यूब रूट, अगर 4 वैल्यूज़ होती तो चारों को मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पावर क्या लेते? 1/4 यानी 4th रूट। यहाँ पे क्योंकि 3 वैल्यूज़ थी तो हमने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और तीनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो उसकी पावर 1/3 ले ली। अब ये 1/3 कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? हम क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ए बी सी की पावर हम लिखेंगे 1/3 और रेस टू पावर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 60 रेस टू पावर 3। 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए बी और सी इज इक्वल टू 60 की पावर 3 लेने से आंसर आपके पास आ जाएगा 216 एंड 000। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि पहले 2 नंबर यानी ए और बी इनका मीन 45.5 है। 2 नंबर्स का मीन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 3 नंबर का मीन कैसे निकाला था? तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दिया। अगर 4 नंबर होते तो चारों को प्लस करते और डिवाइड 4 पे करते। अब यहाँ पे 2 नंबर हैं, वो हैं ए और बी, लिहाजा मीन कैसे मालूम होगा? इन दोनों को जमा करेंगे ए प्लस बी और डिवाइड किस पे करते हैं? 2 पे, इक्वल्स टू 45.5। अब हम यहाँ पे आगे चल के देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 45.5 इंटू 2। ये 2 यहाँ डिवाइड, इसके साथ मल्टीप्लाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 91। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हमें कितनी वैल्यूज़ मालूम करनी है? हमें 3 वैल्यूज़ मालूम करनी है, a, b और c। अगर हमें 3 वैल्यूज़ मालूम करनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। 4 वैल्यूज़ मालूम करनी है तो 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। 2 वैल्यूज़ मालूम करनी है तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। यहाँ पे क्योंकि 3 वैल्यूज़ मालूम करनी है, अब हमारे पास उनसे रिलेटेड 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन 3 इक्वेशंस को किसी इस अंदाज में सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये सारा आंसर आ जाए ए बी सी की वैल्यूज़। अगर हम देखें कि a प्लस बी जो है वो 91 है, इसे हम इक्वेशन 1 में यानी कि हम इस पोर्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं। हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है जी, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे 91, आगे लिखते हैं प्लस c इज इक्वल टू 216। अब c इज इक्वल टू क्या होगा, c इज इक्वल टू 216 माइनस 91, और यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू हमारे पास 216 को अगर हम माइनस करें 91 से तो आंसर आ जाएगा 125। हमें क्या चाहिए था, a की वैल्यू, b की और c की, और हम c की वैल्यू हासिल कर चुके 125। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। c की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं a, b और c की जगह पे हम लिखते हैं क्या, 125 इज इक्वल टू 216 एंड 000। यहाँ से a और b इज इक्वल टू 216,000 डिवाइडिंग बाय 125। यहाँ से देखते हैं ए बी इज इक्वल टू, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1728। हमने क्या किया, 216,000 को डिवाइड किया 125 पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 1728। ये जनाब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम देखते हैं कि हम क्या करें तो a और b की वैल्यू आए। इक्वेशन 3 हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 को देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 91 है। यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 91 माइनस b। ये जो b है वो इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब a की जो ये वैल्यू है इसे पुट कर देते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन 4 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। जनाब इक्वेशन 4 यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम ये सारी वैल्यू लिख देंगे 91 माइनस b, फिर आगे क्या होगा b, ये वाला b लिखेंगे इज इक्वल टू 1728। अब अगर हम गौर से देखें तो 91 के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस ये b इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1728। अब ये b स्क्वायर इज इक्वल टू से पहले माइनस में है, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो प्लस हो जाएगा। b स्क्वायर इस साइड पर आके प्लस हो गया, 91b भी इस तरफ आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा 91b और प्लस 1728 और इक्वल्स टू 0। अब ये आपके बाय मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ साथ आप इसके फार्मूला लगा सकते हैं। इससे आगे मेरे बच्चों को इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फिर दूसरा मेथड जो है वो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक है, तीसरा मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। जनाब अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। हमारे पास बीच में 91 है जिसके फैक्टर्स बनते हैं 27 और 64। तो यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 27b माइनस 64b और प्लस 1728। यहाँ से b स्क्वायर से b कॉमन आया, b माइनस 27 और फिर यहाँ 64 कॉमन आ जाएगा और आगे हम लिख सकते हैं क्या कि b माइनस 27 और इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हम देखते हैं b माइनस 27 इंटू बी माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे b इज इक्वल टू 64। b की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक 27 और एक 64। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है जनाब। अगर हम b की वैल्यू हमारे पास आई 27 और b की वैल्यू आ गई 64, a की क्या वैल्यू होगी? ये जो b की वैल्यू है अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास a का जवाब आएगा। a इज इक्वल टू 91 माइनस 27, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 64। ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया। अगर b की वैल्यू 64 है, अब ये 64 वहाँ पुट करते तो क्या होता? a इज इक्वल टू 91 माइनस 64। a इज इक्वल टू 91 माइनस 64, इट इज़ 27। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 64, b की वैल्यू क्या है 27 और c की वैल्यू क्या थी? c की वैल्यू ये हमारे पास 125। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से a, b और c की वैल्यू, a, b और c की वैल्यू, यहाँ से a क्या है हमारे पास 27, b 64 और c की वैल्यू 125। ये दो आंसर पॉसिबल है जो हम देखते हैं कि हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये सवाल आपके लिए बहुत अहम है जिसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दिया हो और उसमें से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट इसका भी साथ साथ कर लें, वो है जनाब सी पार्ट। और सी पार्ट जो है वो सेम एज इट इज़ पार्ट ए। इसका जो पार्ट ए था बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जनाब इसका सी पार्ट, और मैं उसको सिर्फ रीड करूंगा, बताऊंगा आपको कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक गाड़ी है जनाब, वो अपनी वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर रही है और वो डिक्रीज़ 20% इन फर्स्ट ईयर। पहले साल जो है उस गाड़ी की जो प्राइस है वो कितने परसेंट? 19 का सी पार्ट जनाब। जो फर्स्ट ईयर है उसमें 20% डिक्रीज हो गई। जो सेकंड ईयर उसमें 15% डिक्रीज हो गई। फिर उसके बाद थर्ड ईयर इसमें 10% डिक्रीज हो गई और फोर्थ ईयर इसमें भी 10% डिक्रीज हुई। सवाल आपके पास है जनाब, फाइंड, मालूम करें क्या चीज़? फाइंड द एवरेज, एवरेज मालूम करें। डिप्रेसिएशन फॉर द होल पीरियड। एक गाड़ी थी, परचेज की। जैसे ही आप परचेज करते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। एक साल बाद 20%, रेट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर, 15% इन द सेकेंड ईयर एंड 10% ईच इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर। मैंने आपको बताया था जब आपके पास कोई वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो परसेंटेज में, तो फिर आपने क्या करना है? उसने पूछा फाइंड द एवरेज। एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड। लेकिन जब परसेंटेज में वैल्यूज़ मौजूद हो तो उसके लिए स्पेशल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए सूटेबल एवरेज जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। अब सूटेबल एवरेज आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन,
और इसको सॉल्व करने के आपको मैंने 3 मेथड बताए थे। अब मैं आपको 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड समझा दूंगा जो आपको सबसे इजी वे है। सबसे इजी वे ये है कि आपके यहाँ पे परसेंटेज लिखे, सॉल्यूशन में परसेंटेज, फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 15%, थर्ड ईयर 10% एंड फोर्थ ईयर आल्सो 10%। अब आप यहाँ पे x की वैल्यूज मालूम करें। सपोज करते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो हम 20% के साथ 120 कर दें, 15% की वजह से 115 कर दें, और 10% इट इज़ 110 एंड 110। यहाँ पे हमने 100 को ऐड किया है, हम माइनस भी कर सकते थे कि 100 माइनस 20 80, यहाँ पे 100 माइनस 15, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। साथ हम ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं। जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हों तो 4 वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम करेंगे? चारों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 या फार्मूला लिख लेते हैं a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और रेस टू पावर 1/4। यहाँ पे लिखेंगे 120 इंटू 115 इंटू 110 इंटू 110 रेस टू पावर 1/4। अब आपने इन तमाम यानी चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। जब इन चारों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 166980000 और रेस टू पावर 1/4। आपके पास परसेंटेज में वैल्यूज़ थी, आपने उनमें 100 ऐड कर लिया। 100 ऐड किया, 20% का मतलब 120, 15% का मतलब 115, 10% का मतलब 110, ये रिपीट हो गए। अब इन तमाम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 1/4 ले लें। 1/4 जब आप लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 113.6753। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन आया। लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन किन वैल्यूज़ का आया? ये ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये इन वैल्यूज़ का आया जिनको हमने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया था, और ये वैल्यूज़ हमारी परसेंटेज की वैल्यूज़ के अंदर हमने 100 ऐड किया हुआ था। तो हम अपने आंसर में से क्या करते हैं, 100 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जनाब लिखते हैं 10 एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज। हमारे पास क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे डिप्रेशिएट इज इक्वल टू 113.6753 माइनस 100। आपके पास आंसर आ जाएगा, जब आप इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 13.65%, और ये आपका आंसर आ गया। ये था आज हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने 19 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसमें उसका बी पार्ट, उसका सी पार्ट और इसका ए पार्ट बिल्कुल इसी तरह का था, लेकिन उसको मैंने 3 मेथड से सिखाया था। हर लेक्चर के आखिर में मेरी तमाम तुलबा व तालबात के साथ एक ही रिक्वेस्ट, एक ही हुज्जत, और वो ये कि जब तक आप इन न्यूमेरिकल्स को खुद नोट्स के तौर पर अपना सरमाया नहीं बनाएंगे, आप इनको अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुन लेना, सुन के समझ लेना ये काफ़ी नहीं होता। क्योंकि हमारे रब ने कहा कि मैंने तो इंसान को इल्म सिखाया कलम के ज़रिए। जब तक आप अपने हाथों में कलम नहीं लेंगे, इन क्वेश्चंस को एक नोट्स नहीं की सूरत में नहीं डालेंगे, ये आपके फ़ायदे में कोई नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपको समझ तो आ जाएंगी और ये हो सकता है कि इम्तिहान तक याद भी रहें, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने इसको सिर्फ इम्तिहान तक याद रखना है, बल्कि अगर किसी भी वक्त हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें आना चाहिए। तो जब तक आपके नोट्स नहीं बनेंगे,
और वो नोट्स जब बनाएंगे आप ख़ुद, तो वो आपका सरमाया होंगे और वो सरमाया आपको सारी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ गामज़न रखेगा। बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ इंशाअल्लाह।